हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैं अपने जॉयफुल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं यूजीसी नेट 2025 जुलाई सेशन के लिए तैयारी कराने हेतु। और मैं अभ्युदय एज अ टीचर इंस्ट्रक्टर पद पर कार्यरत रहते हुए बिहार गवर्नमेंट के अंदर हूं। और मैं इससे पहले यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हूं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो गाइड होने वाला है वो बेहतरीन होने वाला है। और आप अगर यदि बिल्कुल पूरे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो डेफिनेटली है कि कुछ बेहतर सीख करके जाएंगे और एग्ज़ाम में आप प्रश्नों को हल बहुत ही आसानी से करके आएंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं हम अपने आज के सेशन। जो आज का सेशन है यह यूजीसी नेट के अंदर में हम पढ़ाएंगे आप लोगों के बीच एजुकेशन सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो पेपर 2 है वह कौन सा है? एजुकेशन सब्जेक्ट। और अभी पर डे रात को 8:30 बजे हम ये सेशन लेकर के आते हैं। 9 बजे हम लाइव आएंगे और आप लोगों को प्रतिदिन जुड़ना है शाम को एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, और जनरल पेपर के लिए सुबह का 9 बजे जुड़ेंगे। तो दोनों टाइम याद रखेंगे, शाम को एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए 9 बजे और सुबह में जनरल पेपर के लिए 9 बजे। ठीक है, तो अब चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम आपके साथ हैं तो किस बात का गम, है ना। पूरे आनंदपूर्ण ढंग से क्लास में मज़े के साथ क्लास लेंगे और सीख भी जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए आज का जो सेशन है दोस्त, वो यूजीसी नेट जो जुलाई में पेपर हुआ था 2018 में, जून सेशन वाला, तो उसका हम अभी पेपर विश्लेषण करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप बिल्कुल धैर्य के साथ हर एक प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। एकदम क्यूज़, ये समझिए कि जैसे बिल्कुल प्रतियोगिता हो रहा है, मैं आप लोग के पीछे क्यूज़ करवा रहा हूँ और उसका जवाब आपको देना है, क्योंकि पेपर आपको पास करना है दोस्त। तो पेपर पास करने के लिए भाई लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। हम जैसे अगर करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक क्या होता है कि हमारे माइंड में मतलब जैसे ये आ गया रहता है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जैसे 1 का देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने की सही तर्क प्रस्तुत करता है ना। कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही तर्क कौन सा है। कि अच्छा बताइए कि शिक्षा को इसलिए जैसे उसमें महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि वो दर्शन शास्त्र का सबसे पुराना विषय है। तो भाई किसी भी विषय का सबसे पुराना होना कहीं से भी उचित नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, जैसे गलत है, चूँकि इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि किसी विषय का पुराना होना उसे शिक्षक शिक्षा में शामिल करने का तर्कसंगत कारण नहीं माना जाता है ना। तो पुराना हो या नया हो उससे नहीं मतलब, उसमें क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए, वो तरीका होना चाहिए, वो लगना चाहिए कि भाई नहीं, शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में ये दर्शन शास्त्र को होना अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि दर्शन शास्त्र सबसे पुराना है तो इसलिए उसको शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में हम जैसे डाल दे रहे हैं, है ना। अर्थात अगला ऑप्शन कि दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप से समझने में सहायता प्रदान करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्त कि दर्शन शास्त्र जो है वह शैक्षणिक जो अवधारणा होता है, जो वो टीचिंग मैथोडोलॉजी है, वो अवधारणा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए हमें दर्शन शास्त्र को समझना पड़ेगा। और दर्शन शास्त्र उसको हेल्प करता है, किसको, तो विषय वस्तु को समझने में, शिक्षा की गहराई को समझने में। इसीलिए हम इसको बिल्कुल रख सकते हैं, शामिल कर सकते हैं शिक्षण शिक्षा पाठ्यचर्या में। अगला है सी ऑप्शन कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के का 2 पहलू है। तो बिल्कुल दोस्तों, शिक्षक दर्शन शास्त्र जो है ना वह और शिक्षा दोनों का दोनों क्या है, एक ही सिक्के का दोनों पहलू है। यह बात किसने कहा है, तो रॉस महोदय जो थे उन्होंने जैसे कह रखा है कि इस रॉस के अकॉर्डिंग कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, अपितु हम एक साथ ही
एक ही सिक्के का दो यह पहलू है। अगला ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दर्शन शास्त्र भावी अध्यापकों का व्यक्तित्व बेहतर रूप में विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। देखिए ये कुछ हद तक सही है ना, कुछ हद तक सही है, लेकिन आप इसे जैसे डायरेक्ट रूप में नहीं कह सकते हैं। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से वह बेहतर रूप में है, लेकिन जैसे डायरेक्ट नहीं है कि अध्यापकों का व्यक्तित्व बेहतर करने का काम करता है। अध्यापकों का व्यक्तित्व बेहतर कौन करता है? शिक्षकों का व्यक्तित्व, उसका शिक्षा जो है, शिक्षा वह उसके व्यक्तित्व को बेहतर करता है। तो इसके अर्थ यह है कि दर्शन शास्त्र को इस वजह से हम शिक्षा पाठ्यचर्या में नहीं रख सकते हैं। अगला है शैक्षिक अवधारणाओं के दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। सही बात है कि ये दर्शन शास्त्र आप एक बार अच्छे से समझेंगे तो वो क्या होता है, आपको लॉजिकली समझने में वो बिल्कुल जैसे वैसा दृष्टिकोण आपके अंदर में पैदा करता है, वो गहराई से आपको समझने का पैदा करता है, जो आप लॉजिक लगाने लगते हैं, लॉजिकली किसी विषय वस्तु को सोचने लगते हैं। तो वो काम कौन करता है? तो दर्शन शास्त्र करता है। और इसी वजह से शिक्षक शिक्षा में इस दर्शन शास्त्र को लागू करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस आधार पे ये भी ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के हमारा राइट जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए वाले को छांट दीजिए आप। ऑप्शन ए को जब छांटेंगे तो कौन कौन सा गलत हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ये बिल्कुल सही है समग्र रूप से, और एक ही सिक्के का पहलू ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन भावी अध्यापकों के व्यक्तित्व को बेहतर नहीं करता है डायरेक्टली, वह तो शिक्षा व्यक्तित्व को बेहतर करता है ना, इसलिए डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो डी वाला कौन है? ये वाला है। तो बचा कौन? ये बी, सी और ई ऑप्शन वो क्या होगा? करेक्ट होगा। जो यह जैसे दर्शन शास्त्र क्या करता है? विवेकपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लेकर के चलते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या करा है? देखिए आपको जितने भी प्रश्न मिलेगा दोस्त, सभी प्रश्नों का जो हमारा जैसे स्पष्टीकरण होगा, जो उत्तर होगा ना, वह दमदार होने वाला है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और उस टेलीग्राम में बाकायदा हम इस पीपीटी को हम वहाँ डाल देंगे। आप उसको फिर जैसे क्या करेंगे, पढ़ लीजिएगा और दैट्स इट, आपका जैसे काम हो जाएगा, आसानी से होगा। कोई इसमें बहुत बड़ा टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए लेकर चलते हैं। क्या आपको मज़ा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है? आपसे मैं जवाब पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब देंगे। बताइए, भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती है। भूखे पेट भजन न होत ओ गोपाल मेरे। अर्थात जो है सो कि भूखे पेट कोई प्रार्थना ही नहीं किया जा सकता है, कोई भजन नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत किससे समर्थन करता है? यह सिद्धांत अर्थात जैसे ये भूखे पेट, अर्थात जैसे किसी भी कार्य को करने के पहले उसके पूर्व जो मुख्य क्रिया है वह होना चाहिए। यह सिद्धांत कौन कहता है? आदर्शवाद तो बिल्कुल है कि वो आइडियलिज्म को फॉलो करता है। प्रकृतिवाद में क्या है कि पूरे प्रकृति के ऊपर डिपेंड है कि जो कुछ भी करेगा वो प्रकृति करेगा। और प्रयोजनवाद में क्या है कि यह जैसो इस टाइप की विचारधाराओं को स्पष्ट करता है कि भूखे पेट नहीं हो सकता है कोई भी कार्य, अर्थात वो पहले जैसे भौतिक वस्तुओं, भौतिक जो आवश्यकता है जैसे कि भोजन, उसको प्राथमिकता माना जाता है और उस पर आधारित फिर जब बॉडी में भाई एनर्जी वगैरह आएगा तो उसके बाद ही तो कोई क्रिया करेंगे ना। तो ये बात कौन कहता है? प्रैग्मैटिज्म कहता है, प्रयोजनवाद कहता है कि हम जो है सो पहले भौतिक जगत को रखते हैं जो प्राथमिक तौर पे होगा, अर्थात भोजन हमारे लिए यहाँ पे प्राथमिक रूप से है। और यहाँ और भी चीज़ है, तार्किक विश्लेषणवाद। तार्किक विश्लेषणवाद किस पे आधारित है? ये भाषा और तर्क पर ध्यान केंद्रित करता है। अब देखिए डीवी के अनुसार, आप इसमें एक जैसे मनोवैज्ञानिक का नाम लिख लेंगे। डीवी के अनुसार किसी वस्तु की सच्ची उपयोगिता यही है कि वह मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए। अर्थात अगर सच्ची उपयोगिता की बात कौन करता है? डीवी महोदय जो थे वो कह रहा है सच्ची उपयोगिता जो मानव कल्याण के लिए हो। अगर मानव के कल्याण के लिए नहीं है तो वह शिक्षा किसी भी प्रकार का शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा वैसी हो जो मानव कल्याण हेतु काम में आता हो।
निगमन विधि के द्वारा यहाँ पे विशेष रूप से फोकस किया जाता है। प्रैग्मैटिज्म में 2-4 पॉइंट है जो आप लिख लेंगे कि यह निगमन विधि पर आधारित है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मानव कल्याण आधारित होनी चाहिए। और यह किस पर आधारित है? तो आधारित 2 चीज़ों पे है, एक व्यवहारिकता पर आधारित है और दूसरा आवश्यकताओं पर आधारित है। जैसे कि भाई जैसे अर्थात जैसे अगर भूख लगी होगी तो हमारे लिए क्या आवश्यकता है? भोजन है, उसके बाद ही कोई क्रिया हो सकता है। आदर्शवाद किस पे आधारित है? तो आध्यात्मिकता पर और विचारों पर आधारित है। प्रकृतिवाद किस पे आधारित है? तो प्रकृति के नियमों पर आधारित है। और तार्किक विश्लेषणवाद किस पे आधारित है? तो भाषा और तर्क पर आधारित है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपके अगला प्रश्न संख्या 2 के बाद। तो सॉरी, यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या जो है 3 हुआ है अभी और 2 बीच में छूटा हुआ है। प्रश्न संख्या 2 छूट चुका है दोस्त, पर कोई नहीं, अब लेकर के चलते हैं। तीसरा भी छूटा हुआ है, तो तीसरा को देख लेते हैं और तीसरा को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे। 1 मिनट रुकेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्त ये वाला क्वेश्चन क्या है करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन करने वाले अध्यापक द्वारा अपनाए जाने के लिए दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करता है? अब जैसे कह रहा है जिस अस्तित्ववादी शिक्षा जो है वह समर्थित किसको करता है? अस्तित्ववादी, मतलब जैसे वो किसी भी चीज़ का अस्तित्व में बिलीव करता है, अस्तित्ववादी शिक्षा। अर्थात जैसे मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता, ये तो गलत बात है ना। अस्तित्ववादी तो यही तो कर रहा है, जो कुछ भी शिक्षा होगा वो किस पे आधारित होना चाहिए? मूल्य पर आधारित होना चाहिए। और मूल्य वस्तुनिष्ठ और जैसे क्या होना चाहिए? वैयक्तिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। मूल्य अनिवार्य रूप से प्रासंगिक परंतु वस्तुनिष्ठ होते हैं, नहीं, वस्तुनिष्ठ और वैयक्तिक होते हैं। अर्थात हर एक व्यक्ति विशेष होता है मूल्य, है ना। तो इसका जैसे राइट जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। और मूल्यों की बाजारी शक्तियों को लिया जाता है। मूल्यों को बाजारी शक्ति से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ पे वो व्यक्तित्व को निखारने की बात और व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करती है। अगला तीसरा नंबर जैसे भूखे पेट वाला हो गया। अगला चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर यहाँ देखा जाए कि आप जवाब देंगे दोस्त, है ना। अभी आपको प्रश्नों का जवाब देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? माया ब्रह्म के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है। क्या अगला तर्क इसका? माया एक प्रतिभाषिक जगत का सृजन करती है। अब बताइए कि क्या दोनों कथन और तर्क सही है? तो भाई ये बात तो सही है ना कि माया और ब्रह्म के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है। बिल्कुल सही बात है कि माया जो है ना, वो लोग माया में ही तो उलझन में फंसे रह जाते हैं। और परम सत्य क्या है? ब्रह्म परम सत्य है। और उस परम सत्य पर क्या है कि माया जो है आच्छादित हो जाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यही सृष्टि क्या है? सर्व सत्य है ना। तो अर्थात वह उसका क्या है? विपरीत है। जो जहाँ ब्रह्म सत्य है उसको मिथ्या कौन बनाता है? माया बनाता है। तो एक दूसरे के विपरीत दृष्टिकोण है। और माया एक काल्पनिक जगत है, वाकई में काल्पनिक जगत है। तो दोनों का दोनों बिल्कुल सही है। और लेकिन माया एक प्रतिभाषिक जगत का सृजन करती है, ये तो सही है, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका कारण यह सही नहीं है। तो इसका भी राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके साथ लेकर चलते हैं आपको अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों हर एक टॉपिक को हम क्लियर करने जा रहे हैं। जितने भी विगत वर्षों में पूछा गया है सभी प्रश्नों को पूर्ण व्याख्यान उत्तरों के साथ आपके पूरे YouTube पर इस हिंदी माध्यम में कहीं भी इतना विश्लेषण के साथ नहीं मिलने वाला है, ये मैं पूरे दावा के साथ कहता हूँ। और इसी के वजह से मैं आप लोगों के सामने में यहाँ पे भरपूर पूरे YouTube चैनल पे इंग्लिश मीडियम में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा, है ना। लेकिन हिंदी मीडियम में और वो भी दमदार कंटेंट केवल मेरे साथ मिलेगा। तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आप डटे रहिए और टिके रहिए। लेकर चलते क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है उसको देखिए।
देखिए इसके लेकर के कितना बेहतर है कि आपको हम सभी जानकारियों को यहाँ पे विशेष तौर से रखा है कि ये माया और ब्रह्म, ये बात जो कौन करता है, ये बात करता है माया की जो बात करता है, और परम ब्रह्म सत्य जो है ये अद्वैत वेदांत का अंतर्गत आता है। और अद्वैत वेदांत का जो है वो जनक कौन है? आदि शंकराचार्य है। कौन है जनक? अद्वैत वेदांत का आदि शंकराचार्य है। और उसका मूल रूप से सिद्धांत क्या है? एकमात्र सत्य है। और वो सत्य क्या है? ब्रह्म ही सत्य है। बाकी जगत को क्या माना गया? मिथ्या माना गया है। अर्थात आत्मा और ब्रह्म क्या है? एक ही चीज़ है। और मुक्ति का साधन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। आपको खुद के अंदर में रियलाइजेशन होना चाहिए। ज्ञान है जो वही ज्ञान आपको मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में ले जाएगा। और प्रमुख जैसे वाक्य की बात करें तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यही उसका प्रसिद्ध वाक्य है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूर्ण विश्लेषण। मैं अपने क्वेश्चनों को पूर्ण विश्लेषण के नाम से जानूंगा और एक प्रश्न से 10 प्रश्न आपका निर्माण होगा। और सोचिए कि जब आपको 100 क्वेश्चन एक सेशन में अगर कंप्लीट हो रहा है, एक सेट में अगर कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब 100 गुने 10 मतलब 1000 प्रश्न आप तैयार करके जा रहे हैं एक सेट से। और वो कहीं न कहीं फाइनल एग्ज़ाम में जो आएगा वह इतना सेट आपको तैयार करके मिल गया रहेगा कि उससे बाहर जा ही नहीं सकता है प्रश्न, है ना। तो अब जैसे 5वां नंबर, बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणाओं का सही समुच्चय कौन है? बौद्ध धर्म को आप जानते हैं ना? बौद्ध धर्म, वही बौद्ध धर्म जिसके बारे में जानते हैं हम आप कि मध्यम मार्ग दिए थे। मध्यम मार्ग कि मतलब जैसे किसी भी चीज़ पे मतलब इतनी ही कड़ाई ना कर दी जाए कि वो ज्ञान की प्राप्ति ही ना हो। अर्थात मध्यम मार्ग अपनाने वाले जो थे वो हमारे बौद्ध धर्म ही थे। और उनकी अवधारणा जो है वह जैसे निम्नलिखित बातों पर टिका हुआ है। देखिए यहाँ अनेकांतवाद, ये क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद, आप याद कीजिए, अनेकांतवाद जो है वह किसका है? जैन दर्शन का है ना अनेकांतवाद। और वैभाषिक बौद्ध धर्म को जैसे 2 भागों में बांटा गया, एक कौन कौन? हीनयान में और दूसरा महायान में। हीनयान का पहला भाग जो है वह जैसे वैभाषिक ही है। अगला पवज्जा, ये भी पवज्जा किससे संबंधित है? हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। संस्कार, संस्कार भी बौद्ध धर्म से, और सौतांत्रिक भी बौद्ध धर्म से है। और स्यादवाद, याद कीजिए स्यादवाद किससे है? ये भी जैन धर्म से संबंधित। तो जैन धर्म से जो संबंधित है वह स्यादवाद है और अनेकांतवाद है। जब यह अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित हुआ तो बताइए बौद्ध धर्म से संबंधित कौन हुआ? भाई ये वैभाषिक, पवज्जा, बताइए संस्कार, और कौन? सौतांत्रिक। अर्थात जो है सो 1 नंबर और 6 नंबर जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। 1 नंबर वाला गलत, 6 नंबर वाला गलत, और अब बचा कौन? ये वाला। तो 1 नंबर वाला ये भी गलत, क्योंकि 1 नंबर तो होगा नहीं। बचा कौन? ऑप्शन नंबर 4 जो 2, 3, 4, 5 को निर्धारित करता है। चलिए दोस्तों, इसको आप बौद्ध धर्म को याद रखेंगे। 2 भागों में बांटा गया, हीनयान में, महायान में। फिर इसका भी जो है 2 भाग बटा, एक जो है वैभाषिक और एक सैद्धांतिक, जो यहाँ पे ना 5वां नंबर। और फिर इसको भी 2 भाग में बांटा गया, महायान को, एक योगाचार में और एक माध्यमिक में। योगाचार को विज्ञानवाद कहा जाता है और माध्यमिक को शून्यवाद कहा जाता है। ठीक है, मज़ा आ रहा है दोस्त, है ना। अब जैसे आप लोग के बीच में हम लेकर के चलते हैं अगला नंबर प्रश्न, जो प्रश्न संख्या क्या है? 6 नंबर है। तो 6 नंबर हम अपना PDF से लाते हैं, चूँकि हमारे इस PPT में नहीं शो कर रहा है। ये रहा 6 नंबर प्रश्न। अब देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि सेट A को सेट B से आपको क्या करना है? मिलान करना है ना। सेट A को सेट B से आपको मिलान करना है, इसको इससे मिलान करना है। अब बताइए कि यहाँ सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन के अधीन टोटल जो है तत्वों की संख्या बात करें तो टोटल जो है 23 रूप से मुख्य तत्व दिया गया है और टोटल 25 तत्व है। अब उसमें कुछ कारण है
और कुछ कार्य है और कुछ ऐसे हैं जो कार्य कारण दोनों है, और एक आध ऐसे हैं जो न तो कारण है न तो कार्य है। अब कौन कारण है कौन कार्य है, इसको मिलान करना है। अब बताइए, केवल कारण किसे कहा गया है? तो प्रकृति को केवल कारण माना गया है ना। आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा कि केवल कारण क्या है? प्रकृति है। और केवल कार्य कौन सा है? जो केवल कार्य प्रभाव जिसके ऊपर होता है, केवल प्रभावित जो होता है, वह प्रभावित होने वाला है ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, अर्थात जो कारण कौन सा है? तो प्रकृति। उसके बाद केवल कार्य कौन सा है? ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। कारण और कार्य दोनों कौन सा है? तो तंत्र मात्राएं, तन मात्राएं। और न तो कारण और न तो कार्य कौन सा है? पुरुष, जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। तब बताइए, ए के साथ मिलान करिए 5 को, तो बताइए ये नंबर यहाँ तक सही है। बी को 3 से, बी का 3 यहाँ पे है, अर्थात जैसे बी का 2 तो हो ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही हो गया। तो इसी के साथ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कंटेंट आपको जो मैं जो दिया हूँ कंटेंट, कितना बेहतरीन कंटेंट है आप लोग के सामने, कि प्रकृति कौन सा है? केवल कारण है। जो विश्लेषण है कि जो क्या, यहाँ पे आप विवरण देखिए, पूर्ण विवरण मैं आपको दे दिया हूँ, आप एक बार पढ़ेंगे। कर्ता कौन है? पुरुष, जो क्या है? निष्क्रिय अवस्था में रहता है, न तो कार्य है न तो कारण है। और कार्य कौन है? प्रभाव, इफेक्ट कौन होता है? तो महत्तम, जो बुद्धि का प्रथम विकास है, हाँ, जिसे महान तत्व भी कहा जाता है। महान तत्व किसे कहता है? तो महत्व को कहा जाता है। याद रखेंगे, पूछा भी जाता है महान तत्व किसे कहते हैं, तो महत्व को कहा जाता है। पूरे कंटेंट दमदार है। जो केवल देखिए, प्रभाव में अहंकार भी आता है। जो अहंकार में क्या है, इसका स्पष्ट विवरण आप पढ़िएगा कि केवल मैं ही हूँ जो सर्वोपरि हूँ, ये अहंकार है ना। मन, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, तन्मात्राएँ और महाभूत, ये सब क्या है? ओनली इफेक्ट है। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाला है और दमदार यह सेशन हो रहा है। आपको पूरे कंटेंट जो मिलेगा ना, आप पूरे भारतवर्ष के अंदर में कहीं भी इससे बेहतर नहीं मिल सकता है। क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पे बोलता हूँ, मैं अपने जैसे रिसर्च के लघु शोध प्रबंधन के आधार पे बोलता हूँ। ये मेरे द्वारा जैसे लगातार इस क्षेत्र में किए जाने वाला जैसे कार्य मेरा अनुभव बोल रहा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ समझा रहा हूँ। बस हर एक प्रश्नों को तोड़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और एक प्रश्न से 10 प्रश्न निर्माण करने का कोशिश कीजिए। प्रश्न को केवल प्रश्न के निगाह से ना देखना चाहिए, अर्थात प्रश्न को हमें विषय वस्तु कंटेंट की निगाह से देखना चाहिए। उसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को तोड़ने आना चाहिए, और तब हम प्रश्नों को हल करना जानते हैं और बेहतर जवाब दे पाते हैं। हर एक ऑप्शन पे हमें काम करने की आवश्यकता है। आगे देखिए, गांधीवादी शिक्षा का चरण लक्ष्य क्या है? गांधीवादी जो थे, गांधीवादी का जो मकसद, ये उनका लक्ष्य, अगर गांधीवादी शिक्षा का अगर बात करें तो उसका जो चरण लक्ष्य क्या था? मानव जाति का उन्नयन करना। लिख लीजिएगा कहीं पे कि किसका उन्नयन करना? गांधीवादी शिक्षा किसको उन्नयन करने की बात करता है? किसकी उन्नति और किसको प्रोन्नति करने की बात करता है? मानव जाति का, अर्थात शिक्षा वैसी हो जो मानव की जाति को विकास करने में अहम योगदान रखता हो, हमारे अध्यात्म को जोड़े रखने का काम करता हो, हमारी व्यवहारिकता में वह दिखाई पड़ता हो। तो वो शिक्षा का परम लक्ष्य था। किसके अकॉर्डिंग? तो गांधीवादी शिक्षा के अकॉर्डिंग। गांधीवादी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि इन्होंने जो है उनका मुख्य आधार क्या था? बुनियादी शिक्षा, अर्थात जो जिस बच्चे का बुनियादी अगर यदि ज्ञान बेहतर होगा तो आने वाला नॉलेज भी, आने वाला क्लास और आने वाला ज्ञान भी उसके लिए आसान हो जाएगा।
और बुनियादी नींव ही अगर कमज़ोर पड़ जाएगा तो डेफिनेटली सी है कि उसका आगे क्या हश्र होने वाला है, तो बिल्कुल ड्रॉप आउट हो जाएगा, वो पढ़ाई से भाग जाएगा। इसलिए गांधी जी कहते थे कि बुनियादी शिक्षा पर विशेष फोकस की जाए, यह मूल रूप से उनके शिक्षा का आधार माना गया। और गांधी के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए और आध्यात्मिक होना चाहिए। हम अपने जो है सो मोक्ष की प्राप्ति हेतु हम अपने अध्यात्म से जुड़े रहें और व्यवहारिक ज्ञान जो हमें जीवन को जीने के लिए कला कौशल और स्किल प्रदान करता हो, वैसी व्यवहारिकता हमारे अंदर में होनी चाहिए। और व्यक्तिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित था कि व्यक्ति का विकास हो, समाज का विकास हो। ये गांधी जी से रिलेटेड है बिंदु कार्य, अर्थात वो गांधी जी क्या कहते हैं, कुछ भी विषय वस्तु को सीखा जाए तो कैसे सीखा जाए? वर्क बेस्ड एजुकेशन, जैसे लर्निंग बाय डूइंग होता है ना, लर्निंग बाय डूइंग मतलब कर के सीखने में विश्वास रखते थे गांधी जी। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग भी जवाब देने में विश्वास रखिए। अर्थात अगला है स्वदेशी सिद्धांत, नैतिक शिक्षा, समाज सेवा और मातृत्व में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा देना, ये उनका मुख्य रूप से मुख्य बिंदु था। यहाँ पे विवरण मैं आपको दे दिया हूँ, ये सारा पॉइंट आप एक बार पढ़ेंगे और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला चलिए, अभी जो है सो बौद्ध धर्म, अभी जो है सो बुद्ध के लेकर के बताया गया था आपको, ये बाद में चल करके जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ अर्थात उनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद जो उनके अनुयायियों सब जो थे वह अलग अलग विचारों में बट गए और तब जाकर के दो शाखा आता है, हीनयान महायान, और हीनयान भी दो भागों में और महायान भी दो भागों में बट गया था। लेकिन आपको याद रखने की जो बात है बौद्ध जी से, बौद्ध दर्शन से, वह 5 बिंदु आप गांठ बांध कर याद रख लीजिएगा, गांठ बांध के याद रख लीजिएगा। कौन कौन? 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य क्या दिए हैं उन्होंने, आप पढ़ लेंगे इसको, कि दुख है तो दुख का कारण भी होगा, और फिर दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी होगा, फिर जैसे दुख मुक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम इसको समाप्त कर सकते हैं, दुखों के कारणों को। ये 4 आर्य सत्य बताया गया। उसके बाद उनके द्वारा टोटल अष्टांगिक मार्ग दिया गया। टोटल जो है सो 8 फोल्ड पाथ को वह विवरण करते हैं। 8 फोल्ड पाथ में कौन सा है? सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म होना चाहिए, सम्यक आजीविका होना चाहिए और सम्यक प्रयास, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि होना चाहिए। अगर इन सभी को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको प्राप्ति क्या होती है? मोक्ष के मार्ग में आप प्रवेश करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होना सुनिश्चित है। और अगला याद रखिएगा, इन्होंने टोटल ये पंचशील का भी जनक माने जाते हैं। पंचशील अर्थात जीव हत्या नहीं करना चाहिए, इनका कथन था। चोरी नहीं करना, असंयमित व्यवहारिकता नहीं दिखना चाहिए, असत्य वचन कभी नहीं बोलना चाहिए, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखिए कितने जैसे बड़े बड़े बात जैसे कही गई है भाई, इन सबों को वाकई में हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? दिखाई पड़ना चाहिए। हम इसीलिए तो अपने नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, क्योंकि आज लोग ना इतना बिजी हो गया कि क्या सत्य है और क्या असत्य है इनके बीच फर्क नहीं कर पाते हैं। लोग केवल अपने भागे जा रहे हैं, दौड़ में, रेस में दौड़े जा रहे हैं, और क्या सत्य है क्या असत्य उसके बारे में। तो उस समय इन लोगों के पास पर्याप्त समय रहता था, और जब कुछ करने को नहीं है, तो वास्तविक दुनिया क्या है उसी के बारे में सोचना वो खुद का उनके लिए क्या बन गया? कर्म बन गया। और उसके पीछे भागते चले गए, और भागते जाने के बाद हम आप लोगों के सामने जो उनके अथक प्रयास के द्वारा जो दिया गया टर्मिनोलॉजी है, जो हम आपको विषय वस्तु के आधार पे पाठ्यक्रम में दिया गया, उसको हम समझते हैं और हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं। तो 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, पंचशील, और वो मध्यम मार्ग पर चलने की बात करता है। अर्थात जैसे यह भोगवाद और कठोर तपस्या दोनों से बचकर
संतुलन जीवन जीने की सलाह देते हैं कि अर्थात इतना जो भोगी न हो जाइए कि भोग विलास में ही जीवन खत्म हो जाए, और इतना ही कठोरवादी न बन जाइए कि कठोर तपस्या में ही आपका जो शरीर क्या हो जाए, नाश हो जाए। इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग, संतुलित रूप से कुछ भोग भी होना चाहिए और कुछ तपस्या भी होना चाहिए, और फिर जो है ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। ये मध्यम मार्ग है इसका। और निर्माण, ये जो है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की स्थिति है, जहाँ व्यक्ति पूर्ण शांति प्राप्त करता है। मतलब पूरे जुगो जुगांतर तक जीवन और मरण के चक्र में फंसे रहते थे, उससे क्या होता है, अंत में मुक्त हो जाता है और जैसे पूर्ण शांति को प्राप्त करके वो अपना आराम फरमाता है आत्मा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या पर लेकर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो होगा हमारे सामने वो अब होगा 8वां नंबर प्रश्न संख्या, और मेरे साथ फिर 8वां नंबर प्रश्न जो लाना पड़ेगा वो हमें शायद PDF से लाना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए 8वां नंबर प्रश्न। ये आ गया 8वां नंबर प्रश्न। देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है। श्री अरविंद के प्रामानस के विचार से तात्पर्य है कि, अब बताइए श्री अरविंद घोष के प्रामानस का विचार क्या था, उससे तात्पर्य क्या है। अर्थात जो है सो शिक्षक का कार्य, देखिए कि डार्विन का सिद्धांत संगत है, इसलिए शिक्षा के द्वारा बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। तो भाई डार्विन का सिद्धांत और श्री अरविंद घोष का जैसा सिद्धांत, ये क्या है, दोनों का दोनों अलग है, हम एक साथ नहीं रख सकते हैं, इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं है। एक शिक्षा का कार्य मानव की जागृत चेतना को ऊपर उठाना। जी, श्री अरविंद घोष का जो शिक्षा दर्शन है वह स्पष्ट रूप से कहता है कि शिक्षा का कार्य जो है वह मानव की जो चेतना है उसको क्या करना, उत्थान करना। मानव की जो चेतना है उसको क्या करना, सृजित करना। अर्थात जो है मानवीय चेतना को ऊपर उठाना, जागृत करने से संबंधित श्री अरविंद घोष की शिक्षा का मूल्य रूप से कार्य है। अगला, किसी शिक्षक को अपनी शिक्षण तकनीकों में मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और शिक्षा में शामिल करना चाहिए। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि इनके द्वारा ये नहीं कहा गया कि शिक्षा में शिक्षक के द्वारा अपनी शिक्षण विधि के समक्ष मनोवैज्ञानिक होना चाहिए या फिर जीव विज्ञान आधारित होना चाहिए, या शिक्षा को शामिल करके ही शिक्षण तकनीकी अपनाया जाना चाहिए, या कहीं भी इस बातों का जिक्र नहीं है। अगला है कि शिक्षा ध्यान द्वारा अपने दैवी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ हद तक कह सकते हैं कि दैवी लक्ष्य मतलब जो है सो ये श्री अरविंद घोष का दर्शन शास्त्र जो है वह हमें अध्यात्म की ओर इंगित करता है, लेकिन हम अध्यात्म के साथ साथ हमें चेतना की जो जागृति है उस पर विशेष फोकस है, उनका मूल केंद्र यहाँ है। तो इसलिए इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये डार्विन के सिद्धांत से संगत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। जबकि शिक्षण तकनीकों के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और शिक्षा को शामिल करके ही आप अपना तकनीकी को डेवलप कीजिए, है ना। तो लेकर चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। दोस्तों पूरे का पूरे क्वेश्चन आप हर ऑप्शन पे तलाशी कीजिए अपने क्वेश्चन को क्या वहाँ पे बन रहा है, और हम आप लोगों के लिए इसका जैसे देख लीजिए कुछ जैसे विशेष तौर से हम आंसर लाने का प्रयास किए हैं। और ये 8वां नंबर जो प्रश्न था उससे संबंधित कुछ आप नोट कर लेंगे कि श्री अरविंद घोष का जो मुख्य रूप से शिक्षा का कार्य था क्या था, जागृत चेतना करना। आप अपने नोटबुक में नोट करिए। अगला कि अरविंद का शिक्षा दर्शन किस पर आधारित है, उनका शिक्षा दर्शन कि ब्रह्मचर्य पर है, अर्थात व्यक्तियों को कैसा अपना व्यवहार होना चाहिए, ब्रह्मचर्य वाली जो है उससे ब्रह्मचर्य पे फोकस करता है, आध्यात्मिक साधना पर और योग पर वो विशेष फोकस करते हैं। श्री
अरविंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब देखिए उनके कोटेशन, उनका जो लिखा हुआ लाइन है ये, विकसित होने वाला आत्मा का विकास करना, जो आत्मा विकास हो रहा है उसको क्या करना, विकास करना, और जो उसमें सर्वोत्तम हो, मतलब सबसे श्रेष्ठ हो, उसे व्यक्त करना। सर्वोत्तम आत्मा को क्या करना है, व्यक्त करना है। पहले आत्मा को विकास, और उसमें जो सर्वोत्तम आत्मा होगा उसको व्यक्त करना, और उसे श्रेष्ठ कार्य के लिए पूर्ण बनाना। अर्थात वही तो है जो सर्वोत्तम जो आत्मा होगा, विकास करने के बाद जो वो लेवल का आत्मा होगा वही तो श्रेष्ठ कार्य करेगा ना, उसको ही तो जैसे श्रेष्ठ कार्य करने हेतु विवरण दिया जाता है। तो ये डॉक्टर श्री अरविंद घोष का जो शिक्षा का सिद्धांत है उनके अनुसार बताया गया है, वो आप लोगों के बीच में मैंने रखने का प्रयास किया, जो आप लोग समझ गए होइएगा कि ये किस पे फोकस करते हैं, मानव जागृति पर, और उत्तम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा ही जो है सो बेस्ट कार्य कर सकता है। अगला है 9वां नंबर प्रश्न कि सेट ए को सेट बी से मिलान करना है। अब आप ही मिलाइए कि सेट ए को सेट बी से मिलान करिए। बिल्कुल ये थोड़ा सा जो रेक्टिफिकेशन पे आधारित है, तथापि यहाँ पे मैं आप लोगों को बीच में मैं बेहतरीन कंटेंट लाया हूँ। अब देखिए इस कंटेंट को पढ़ेंगे तो सटासट हर एक प्रश्नों को आप क्या कर लेंगे, हल आसानी से कर लेंगे। देखिए ए.जे. अय्यर किस पर आधारित है, तार्किक विधेयवाद पर आधारित है, अर्थात जो है सो लॉजिकली रूप से सोचने पर ये बात करता है, जिसमें कहा है लॉजिक के आधार पर और वैज्ञानिकता के आधार पर यह दृष्टिकोण अपनाता है, जो ए.जे. अय्यर का है। ए.जे. अय्यर किस पर आधारित है, विज्ञान और तर्क पर आधारित है। और विटंगस्टाइन जो है वह किस पर आधारित है, भाषा विश्लेषण, अर्थात जो है सो वो किसको मानते हैं सबसे बेस्ट, भाषा को सबसे बेस्ट मानते हैं। चूंकि पूरा विषय वस्तु किस पे आधारित होता है, भाषा ही अगर समझ में नहीं आएगा तो कौन सा गणित, कौन सा विज्ञान, कौन सा साइकोलॉजी, कौन सा फिलॉसफी, कौन सा हिस्ट्री, कौन सा ज्योग्राफी, है ना। तो इसलिए कहता है कि विटेंगस्टाइन जो कह रहा है कि भाषा विश्लेषण आधारित इन्होंने जो सो अपना सिद्धांत दिया है, और कहा है कि भाषा का सही ढंग से समझना अत्यंत आवश्यक होता है। अगला है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल क्या है, तार्किक परमाणुवाद है का सिद्धांत ये दिए हुए हैं। तार्किक परमाणुवाद सिद्धांत क्या कहता है कि वह जैसे जो कुछ भी है वो गणित के आधार पर और तर्क के आधार पर वस्तु को स्पष्ट करना चाहता है, अर्थात जैसे कोई भी जैसे ज्ञान है तो लॉजिकली होना चाहिए और गणितीय आधारित होना चाहिए। यह बात कौन कहते हैं, बताइए कौन कहते हैं, बर्ट्रैंड रसेल। कौन कहते हैं, बर्ट्रैंड रसेल। अभी लगातार सुने होइएगा जैसे IIT अभय बाबा जो क्या कर रहे हैं, गणित के आधार पे पूरा सिद्ध करने में पूरे जद्दोजहद लगाए हुए हैं, अपना जो है जी जान लगाए हुए हैं कि हम जो है सो प्रकृति को सिद्ध करेंगे, हर एक चीज़ को सिद्ध करेंगे कि गणित से ही वो रिलेटेड है। तो भाई देखिए उसी प्रकार यहाँ का रसेल महोदय है, वो भी यही है, तर्क और गणित के आधार पे उन्होंने तार्किक परमाणुवाद सिद्धांत दिया है। और J.E. मूर जो है नव यथार्थवाद का सिद्धांत दिया है। नव यथार्थवाद अर्थात जो है सो ये दार्शनिक यथार्थवाद और नैतिक यथार्थवाद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब आइए इस प्रश्नों का जवाब दीजिए। ए.जे. अय्यर, अब बताइए ए.जे. अय्यर किससे है संबंधित, तो ये ए.जे. अय्यर भाषा विश्लेषण से तो नहीं, भाषा विश्लेषण से कौन है तो विटेंगस्टाइन है, जबकि ए.जे. अय्यर का संबंध किससे, तार्किक विधेयकवाद से संबंधित है। अगला है बर्ट्रैंड रसेल। रसेल का संबंध अभी रस वाला बताया ना, रसेल का संबंध, रसेल का संबंध है गणित से और तार्किक परमाणुवाद, यहाँ पे आ गया तार्किक परमाणुवाद। और भाई मूर साहब का संबंध, J.E. मूर का संबंध, ये नया जो नव यथार्थवाद आया बाद में, नव यथार्थवाद, उसका जो है सो जनक के रूप में उससे रिलेटेड कौन है, ये मूर को माना जाता है, इससे संबंधित है। तो इस आधार पे आप मिला लीजिए ए का संबंध 2 से। अब ए का संबंध 2 से कहाँ पे है, ए का संबंध 2 से यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। अब इसमें देखिए ए का संबंध 2 से है और
बी का संबंध किससे है, 1 से, तो भाई ये भी ठीक है अभी तक दोनों। और सी का संबंध किससे है, 6 से, तो सी का संबंध यहाँ 6 से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका क्या, राइट जवाब, है ना। मज़ा आ रहा है दोस्त, बिल्कुल कंटेंट दमदार लग रहा है, शानदार लग रहा है। आप इसको क्या कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। इस प्रश्नों का यह कीवर्ड है, आप जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उसको बाकायदा मैं तो रिवीजन करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन आपको भी अपनी रिवीजन के लिए अपना नोट्स बना हुआ रहना चाहिए। तो चलिए ये 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा सहमति नहीं दी जाएगी। अब बताइए, भारत का संविधान तो सब कोई पढ़े हुए हैं ना, अमूमन कमो बेश तो सब कोई पढ़े हुए हैं। अब आपको यहाँ पे लॉजिक भी लगाना है कि किसको सहमति नहीं दी जा सकती है, अर्थात वही भारत के संविधान के अंदर में नहीं रखा जा सकता है जो भारत को हास पहुँचाता हो, भारत को प्रॉब्लमेटिक के, भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक बनता हो, उन शब्दों को हम भारतीय संविधान में नहीं रख सकते हैं। और उसको हम भारतीय संविधान के अंतर्गत रखते हैं जो भारत को क्या करता हो, पहचान दिलाता हो। अब बताइए, स्वतंत्रता भारत को पहचान दिलाता है, बिल्कुल होना चाहिए स्वतंत्रता। समानता कि सब लोग हिल मिल करके एक साथ समानता के भाव के साथ जीना चाहिए, बिल्कुल, और एक साथ आपस में बंधे रहे, ये भी भाव तो होना चाहिए भाई हमारे भारत में। और सबके लिए न्याय बराबर हो और सभी को न्याय मिलना चाहिए। यह भारत की व्यवस्थाओं को, भारत की संविधान को, भारत की सूरती को ये बढ़ाने का काम करता है, इसलिए यह सहमति दी जाएगी, अर्थात ये हमारा आंसर नहीं है। क्योंकि नहीं का जवाब, नहीं का भाई नहीं, मतलब हमारा वो क्वेश्चन का आंसर होगा जो निगेटिव होगा। गणराज्य और लोकतांत्रिक होना हमारे भारतीय सुंदरता को और खूबसूरती प्रदान करता है। ये हमारा भारत कौन सा है, लोकतांत्रिक देश है। सब लोगों को अपना बोलने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, रहने का जैसो एकदम जैसो अपने रिलीजियस को मानने का क्या है, अधिकार है ना। और गणराज्य बिल्कुल जैसो अपना एक जैसो क्या है, गणराज्य है, एक विधि है, एक व्यवस्था है, एक प्रशासन है, यह भारतीय संविधान के अनुरूप है। तो ये भी निगेटिव नहीं है, जो निगेटिव होगा वही उसका आंसर होगा। धर्म, ईश्वर और मोक्ष, क्या धर्म के आधार पे, ईश्वर या मोक्ष के आधार पे किसी भी तरह का बात किया गया संविधान के अंदर में? बिल्कुल नहीं। धर्म के लेकर के हम धर्म को आधार पे बांट नहीं सकते हैं हम अपने देश को। धर्म के आधार पे ये जो है सो कहीं न कहीं ये समस्यादायी पैदा हो जाएगा। ईश्वर के आधार पे भी जो है सो किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। यह हमारे भारतीय संविधान को कहीं न कहीं यह नीचा दिखाने का काम करता है, इसीलिए यह कहीं न कहीं सहमति नहीं देता है। और नहीं का भाई नहीं, मतलब ये सही जवाब है। क्षेत्रवाद और जातीयवाद, क्षेत्रवाद करना कहीं भी जैसो ये तुम जैसो यूपी वाले हो, तुम बिहार वाले हो, तुम झारखंड वाले हो, तुम यहाँ वाले हो, वहाँ वाले हो, इस आधार पे क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना कहीं से भी गलत बात होता है, अर्थात। और वसुदेव कुटुंबकम, आप जानते हैं कि भाई हमारा देश वैसे है जो कहता है कि जैसे दुनिया, हर एक वर्ल्ड क्या है, एक परिवार है, और उस परिवार का सभी लोग सदस्य है और सभी सदस्य एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। ये हमारा वसुदेव कुटुंबकम हमारे जैसे ग्रंथों में दिया हुआ एक अहम शब्द है और हमारे संविधान की खूबसूरती को ये निर्माण करने का काम करता है। इसीलिए इसका राइट जवाब जो है, दो चीज़ों को हम यहाँ पे खास करके 3 नंबर और 4 नंबर को संविधान की खूबसूरती को डाउन करता है, इसीलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए, आप इसको यहाँ पे आपकी नोट बनाने के लिए, आपको अपना कॉपी में सजाने के लिए हम यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण के साथ उत्तर दे दिए हैं। आप क्या करेंगे, नोट बना करके इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है? चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आधुनिकीकरण से तात्पर्य, आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण किसे कहते हैं? आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन, वो उसके बारे में कह रहा है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप जवाब दीजिए। आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपसे मैं जवाब मांगूंगा, एक एक लोगों का जवाब देना है। चलिए बताइए।
पाश्चात्य जीवन शैली की ओर स्थानांतरण। क्या पाश्चात्य जीवन शैली की ओर स्थानांतरण करेंगे तो वो मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा? भाई ये तो डायरेक्ट उल्टा कह रहा है। पाश्चात्य से आगे की ओर बढ़ना, ये है मॉडर्नाइजेशन। ये तो उल्टा ही कह रहा है। और प्रचलित फैशन, जो अभी फैशन चल रहा है, और रहन सहन के ढंगों का अनुवर्तन। चलिए ठीक है, कुछ देखते हैं आगे, इससे भी बेहतर जवाब। परंपरा और परंपरागत जीवन शैली से विलगाव। भाई परंपरागत और परंपरा को क्या आप मिटाना चाहते हैं? परंपरागत शैली के जीवन शैली से विलगाव चाहते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं ना, ये भी सही नहीं है। विद्यमान आवश्यकता और जीवन शैलियों के संदर्भ में अनुकूलन की प्रक्रिया। हाँ, एडॉप्टेशन जो होता है ना, ये आधुनिकीकरण क्या है? लगातार जो समय के साथ समाज की आवश्यकता क्या होती है? बदल जाती है। और बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार ही क्या होता है कि हम क्या करते हैं? अडॉप्ट करते जाते हैं, नया चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, जो हमारे समाज की आवश्यकता को क्या करता हो? पूरा करता हो। जो पूरा करने वाला होगा हम उसको क्या करते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे कि आप ऑनलाइन एजुकेशन, क्या हमारे कोरोना काल ने सिद्ध कर दिया कि हमारे लाइफ का यह ऑनलाइन एक क्या है? पार्ट है। हम उसको यूज़ करके हम अपना जीवन को सुखमय बना सकते हैं, हम अपने जीवन में नया ज्ञान, नया कौशल आदि सीख सकते हैं। इसीलिए हमें ऑनलाइन एजुकेशन को एडॉप्ट करना जरूरी हो गया, और यही आधुनिकीकरण है। इसीलिए दूसरा नंबर सही होते हुए भी उससे भी ज़्यादा दमदार प्रश्नों का उत्तर हमें मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम इसी के साथ चले जाएंगे, और मेरा प्रश्न का आंसर आ गया, ये अनुकूलन की प्रक्रिया ही हमारा क्या है? आधुनिकीकरण का मुख्य आधार है। तो लेकर चलते हैं आपको प्रश्न संख्या अगला, जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो समझिए कि भारत में निम्नलिखित में से किन कारकों का सम्मिश्रण शिक्षा की प्रगति को मंदित करता है? अब मुझे बताइए आप कि भारत की शिक्षा को जो प्रगति होनी चाहिए, उस प्रगति को बनिस्पत रोकने का काम कौन कर रहा है? कौन सा ऐसा कारक है जो भारतीय शिक्षा को प्रगति से रोकता है? बताइए। शैक्षिक ऋणों का उच्च ब्याज। बताइए कि शैक्षिक ऋणों पर जो उच्च ब्याज है, आप देखते होगा शिक्षा पे लगाया जाने वाला जो ब्याज है 6%, 8% या 4%, ये उसको प्रभावित करता है शिक्षा की प्रगति को? तो भाई ऐसी बात नहीं है। क्षेत्रीयता, हाँ क्षेत्रीयता जो है यह प्रभावित तो करेगा, डेफिनेटली यह क्षेत्रीयता प्रभावित करेगा। क्यों क्षेत्रीयता प्रभावित करेगा? क्योंकि कोई ऐसे क्षेत्र है जो बिल्कुल वहाँ पे शिक्षा का कोई भी जैसे पहुँच नहीं है अभी भी अवेलेबल, वह जैसे मुख्य समाज की धाराओं से क्या हुआ? कटा हुआ है। वह क्षेत्र के आधार पे कोई ऐसे क्षेत्र है जो हाईली एजुकेटेड है, कोई क्षेत्र ऐसे है जो दूर दूर तक शिक्षा से उसको कोई मतलब नहीं है। अर्थात जैसे ये तो डेफिनेटली शिक्षा की प्रगति को ये प्रभावित करेगा। तो ये हमारा प्रभावित करने वाला एक कारक हो गया। शहरी जीवन शैली, यह भी प्रभावित करेगा? नहीं, शहरी जीवन शैली से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अर्थात जैसे देखिए भाई, जैसे शिक्षा को शहर में जियो चाहे गाँव में जियो, अभी लगातार सुन रहे होंगे कि अब जैसे गांव से भी लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अर्थात शहरी होना यह नहीं सिद्ध करता है कि आप शिक्षा में अग्रणी होंगे। अर्थात जैसे उसकी शिक्षा का पहुंच के आधार पर डिसाइड करता है। अगर दोनों ग्रामीण हो और यह शहरी हो, दोनों का अगर शिक्षा अगर पहुंच रहा है तो डेफिनेटली है शिक्षा की प्रगति जो है सो हमारा आगे की ओर बढ़ेगा। तो शहरी जीवन शैली जो है शिक्षा की प्रगति को किसी भी प्रकार से मंदित नहीं करता है। उसके बाद जैसो ये भी मंदित करेगा निजातीय शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कम बल। अगर प्रशिक्षण ही अगर कम देंगे शिक्षक को तो बताइए कैसे होगा पढ़ाई लिखाई? जब टीचर स्किल्ड बेस्ड टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो प्रभावित होगा ही होगा। तो ये भी प्रभावित करने वाला कारक है। तो प्रभावित करने वाला कारक 2 हो गया, उसके बाद जो है सो ये 4 भी हो गया, और ये
5 भी हो गया। और विद्यालय में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के संसाधनों में कमी। भाई जैसे आईसीटी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो क्या होगा, शिक्षा हमारा कमज़ोर हो जाएगा, तो ये भी प्रभावित करने वाला कारक है। इसी के साथ लेकर चलते हैं आपको इसका उत्तर की ओर। तो यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर नंबर 4, जो क्या है इसका राइट जवाब है, जो शिक्षा की प्रगति को क्या करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। और ये मेरा आपके लिए स्पष्टीकरण उत्तर लेकर सामने में आ गया हूं, जिसे आप नोटबुक में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए, क्षेत्रीय असमानता प्रभावित करता है, जातीय भेदभाव ये भी, और शिक्षक में अगर स्किल नहीं रहेगा वो भी, और आईसीटी का कमी होगा तो भी प्रभावित करेगा, मंदित कर देगा शिक्षा की प्रगति को। प्रश्न संख्या अगला, देखिए 13 नंबर प्रश्न, जवाब दीजिए आप। आपके लिए मैं क्वेश्चन को छोड़ता हूं और पहले आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। सामाजिक गतिशीलता, समाज की जो गतिशीलता है, लगातार जो गति होती जाती है, उसका कौन सा उदाहरण है? सामाजिक गतिशीलता का कौन सा उदाहरण है बताइए। अभिभावकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के बड़े पैमानों पर परिवर्तन, नहीं भाई, जो है सो ये तो सामाजिक गतिशीलता कहाँ है। कड़े अभिभावकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के बड़े पैमानों पर विनिवर्तन, ये तो गलत बात है। दूर दराज के स्थानों पर विद्यालय का स्थानांतरण, भाई जैसे अब ऐसा है कि शहर के जैसे विद्यालय को पूरे केवल गांव में ही भेज दो, दूर दराज भेज दो भाई, जहाँ पर लोग की पहुँच ही ना हो, तो समाज की गतिशीलता हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होने वाली है। जहाँ लोग हैं वहाँ होना चाहिए विद्यालय, न कि दूर दराज। विद्यालय आप समझे होंगे कि जो है सो प्राथमिक स्तर पे तो 1 किलोमीटर, माध्यमिक स्तर है तो 3 किलोमीटर, जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये गलत जवाब है। शहर के निवासियों द्वारा सप्ताहांत में गांव का भ्रमण, अब शहर के लोग गांव में जा जाकर भ्रमण कर लेंगे तो उससे क्या समाज की गतिशीलता हो जाएगा? नहीं ना। और कुंठापन आएगा कि देखो भाई शहरी लोग, शहरी बाबू हमारे ऊपर आ रहे राज करने, शहरी बाबू अपनी टाई बेल्ट कुर्ता हमें दिखाने आ रहे हैं, मार मार के उसे भगा देंगे। तो सामाजिक गतिशीलता नहीं होने वाला है। हाँ, भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति करना, अर्थात जैसे कहता है कि भारत की जो आत्मा जो बसती है ना, वो गांव में बसती है। और ये अगर पूरे सामाजिक की गतिशीलता लाना चाहते हैं तो गांव गांव में लोग कर्मठ है, मेहनती है, और जैसो अपने देश के प्रति उनको प्रेम है, भाव है। ऐसा नहीं कि शहर वालों के नहीं है सभी को। लेकिन यहाँ पे सामाजिक गतिशीलता लाने की बात करें तो ये तो डेफिनेटली है कि सबसे बेहतरीन जवाब यहाँ पे अगर आ रहा है तो हमारे लिए प्रश्न संख्या 13 का आंसर डी अर्थात चौथा नंबर हो जाएगा इसका राइट जवाब। आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया हूँ स्पष्ट विशेष और स्पष्टीकरण के साथ विवरण, तो आप इसे पढ़ेंगे। जो डायरेक्ट ऊर्ध्वाधर कह रहा है कि अगर भारतीय सेना में अगर ग्रामीण व्यक्तियों को शामिल करते हैं तो केवल सामाजिक गतिशीलता नहीं होगा, अर्थात ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता होगा। सोच लीजिए। तो चलिए, आज का सेशन मेरे साथ यहीं पे द एंड होता है। अगले दिन टाइम पे आना ना भूलेंगे। आप लोगों के बीच में मैं लेकर आऊँगा रात को 9 बजे इसी जुलाई 2018 का पार्ट 2 सेशन। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।